हेलो दोस्तों। आज का ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ ये इसीलिए बना रहा हूँ बिकॉज आज जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं इज़राइल वर्सेस पैलेस्टाइन में, उसमें क्या फैक्ट्स है, क्या फिगर्स है, ये समझना काफ़ी ज़रूरी है। ये वॉर क्यों शुरू हुआ, इसकी हिस्ट्री क्या है, ये सब कुछ समझना ज़रूरी है बिकॉज कहीं पर भी विदाउट मच इन्फॉर्मेशन एक डायरेक्शन में बायस्ड हो जाना सही नहीं है। सो आई थिंक हमें सारी चीज़ें समझनी चाहिए। सो विदाउट एनी बायस्ड होके कुछ इन्फॉर्मेशन ठीक से पता होने के लिए ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। सो बहुत शॉर्ट में बताऊँगा, मैं फटक से एक्सप्लेन करूँगा। मैं काफ़ी बड़ा हिस्ट्री है, एटलीस्ट कन्फ्लिक्ट की बात करें तो 100 साल की हिस्ट्री है इसकी। बात करते हैं इसका जो मेन प्लेस है, अगर आप देखोगे मैप में तो जेरूसलेम आ जाता है ऑलमोस्ट सेंटर पे इसराइल के, और ये क्रिश्चियनिटी, मुस्लिम्स और जूइश के लिए एक बहुत होली प्लेस माना जाता है। अब होता क्या है कि अगर हम बात करते हैं जूस की, तो जूज़ एक ऐसी कम्युनिटी है कि जिनका कोई कंट्री नहीं था। अगर हम बात करते हैं, ये सारी शुरू हुई 1917 की बात है। उसके पहले तक इनका कोई कंट्री नहीं था। ये अलग अलग देशों में छोटी छोटी माइनॉरिटीज़ के रूप में रहते थे, यूरोपियन कंट्रीज़ में रहा करते थे, ठीक है। और बाकी थोड़ी दुनिया में भी काफ़ी सारी जगहों पर थोड़े थोड़े माइनॉरिटी के टर्म्स में ये रहते थे। तो इनका कोई अपना देश नहीं था। अब बात करते हैं पैलेस्टाइन के। तो पैलेस्टाइन शुरुआत से ही वहाँ पर था, वहाँ पर मुस्लिम कम्युनिटी थी, जहाँ पर आज पैलेस्टाइन इसराइल का जो चल रहा है, वो जो पूरा जोमेट्री है, जोग्राफी है, वहाँ पर ऑलरेडी पैलेस्टाइन्स मुस्लिम थे, अरब मुस्लिम हम उनको बोल सकते हैं। अगर आप उसका जोग्राफिकल स्ट्रक्चर भी देखो तो एक साइड में इजिप्ट है, उसके वेस्ट साइड में, इस साइड में अरेबियन कंट्रीज़ हैं, ऊपर मेडिटेरियन सी है, उसके ऊपर यूरोप है। तो ऐसे केस में ये ऑलरेडी वहाँ पर थे। अब दिक्कत क्या है कि यहाँ पर सबसे बड़ा खेल जो है वो ब्रिटिश एम्पायर का है। तो जब ब्रिटिश एम्पायर ने 1917 में ऐलान किया कि जूइश को वो एक कंट्री के तौर पे जूइश को आने देंगे, और अरब ने ब्रिटिशर्स ने भी ऐसा क्यों किया, उसका रीज़न क्लियर था कि उनको चाहिए था कि ये जूइश लोग जो हैं वो ऑटोमन एम्पायर के अगेंस्ट काम करें और ब्रिटिशर्स को सपोर्ट करें। बिकॉज ब्रिटिश और ऑटोमन एम्पायर का मतलब होता है तुर्कस्तान, टर्की एम्पायर, ये जो है ये इनके अगेंस्ट काम करे। अब इसका बेस जानने के लिए आपको वर्ल्ड वॉर 1 पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि जहाँ पर ब्रिटिश और तुर्कस्तान, टर्की, ये अलग अपोजिट में थे। तो ऐसे केस में ब्रिटिश चाहते थे कि जूइश उन्हें हेल्प करे और टर्की के अगेंस्ट चले जाए। अगर ऐसा वो करते हैं तो उन्हें अपना देश मिल जाएगा। मतलब ब्रिटिश ने टर्की को जूइश को भी ये बता दिया था कि हम आपको एक अपना कंट्री देंगे। एट द सेम टाइम उन्होंने दूसरी तरफ वादा पैलेस्टाइन को भी किया था कि उनको अपना जो वो देश है पूरा का पूरा वो आज़ाद मिल जाएगा। करेक्ट। सो कहीं ना कहीं ब्रिटिशर्स ने दोनों तरफ ये वादे किए थे। अब आहिस्ते आहिस्ते आगे बढ़ते हैं तो चीज़ें आगे बढ़ी, करेक्ट, और जूइश को उन्होंने आने दिया। अब उसकी वजह से पैलेस्टाइनियंस को थोड़ा सा प्रॉब्लम होने लग गया कि यार हमारी जगह है, यहाँ पर ये लोग क्यों आ रहे हैं। लेकिन शुरुआत में उन्होंने कुछ बोला नहीं, फिर आहिस्ते आहिस्ते उन्होंने भी थोड़ा सा उद्रेक करना शुरू किया, थोड़ी एक्टिविटीज़ करनी शुरू की, अगेंस्ट जाना शुरू किया, लेकिन नहीं हो पाई चीज़ें, ठीक है। तो 1939 के आसपास एक ट्रीटी साइन हुआ, और उस ट्रीटी के तहत जूइश को वहाँ पर आने के लिए मौका दिया गया। बट प्रॉब्लम अब ये हो गया था कि उसी वक्त वर्ल्ड वॉर 2 आ गया, और नाजिज़म मतलब हिटलर ने आहिस्ते आहिस्ते जूस को मारना शुरू किया। अब उसके पीछे का जो स्टोरी है उसका इससे कोई लेना देना नहीं। जैसे कि आपने सुना होगा कि हिटलर को नफरत थी जूस से। उसका रीज़न था, वो लोग ये मानते थे कि भगवान यीशु क्रिस्त जो है उनकी मौत के पीछे जू लोगों का हाथ था। तो ऐसे केस में ये हिस्ट्री बोलता है कि उसकी वजह से उसे नफरत थी जू लोगों से। उसे लगता था कि ये लोग जो है वो चीज़ें इधर की उधर करते हैं और ये सही नहीं है हमारी कम्युनिटी के लिए। इसलिए उसने तकरीबन होलोकॉस्ट कर दिया 60 लाख जूइश का, जो कि उस वक्त अराउंड 91-92 लाख जूस थे पूरे वर्ल्ड में। 60 लाख मतलब आप पकड़ सकते हो 66% जूस को उसने उस वक्त मार दिया। अब उसके वजह से यूरोप में रहने वाले जूस, जिनको पहले लगता था कि अरे क्यों अलग कंट्री की ज़रूरत है, हम अपने अपने देशों में माइनॉरिटी है तो क्या हुआ, हम हैं, लेकिन अब उन्हें लगने लग गया नहीं अभी हमें खतरा है तो हमें अपना देश चाहिए। तो वो आहिस्ते आहिस्ते इसराइल की तरफ आना, मतलब इसराइल तभी नाम नहीं था बट उस जगह पे आते गए। तो अब पैलेस्टाइनियंस को और प्रॉब्लम होने लग गई कि अरे हमारे जो प्लेस है वहाँ पर ये, और जूस को ये था कि अरे हम अगर सपोर्ट करते हैं तो ब्रिटिश ने बोला था कि हमें एक अलग से कंट्री देंगे, तो इतने बड़े वर्ल्ड में हमें एक छोटा सा जगह क्यों नहीं मिल सकता, और अगर वो वादा किया गया जियोपॉलिटिक्स की तरफ से तो हम भी आएंगे। तो यहाँ पर ये कन्फ्लिक्ट जो है ये जो दोनों तरफ से आ रही है,
इसमें अब इंडिविजुअल सोच है कि कौन सही है कौन गलत है, करेक्ट। अब उसके बाद हुआ क्या कि जैसे ही 1947 का वक्त आ गया था, वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया था, ब्रिटिशर्स की पूरी एनर्जी खत्म हो गई थी। अब उनको लग रहा था अरे यार क्या अब यहाँ वहाँ पर, तो उन्होंने अपनी कॉलोनीज खाली करनी शुरू की। तो हमारे देश को भी आज़ादी 1947 में वैसे ही मिला है, ठीक है, कि भाई वर्ल्ड वॉर 2 हुआ, उनकी एनर्जी खत्म हो गई थी, सारे पैसे ऑलमोस्ट खत्म हो गए थे, रिसोर्सेज खत्म हो चुके थे। अब ऐसी कंट्रीज़ में वहाँ पर ये सोच के कि हाँ भाई हमारे बहुत ज़्यादा इधर उधर कंट्रीज़ में हमारा व्याप है, बढ़ा हुआ है, हम लोग इधर उधर है, फैलाव है, वो फैलाव दिखाने से ज़्यादा उनके लिए इंपॉर्टेंट था पैसे बचा ले। तो ऐसे केस में उन्होंने क्या किया, वहाँ पर जो खर्चे हो रहे हैं उनके उन कॉलोनीज़ में, ठीक है, उन कॉलोनीज़ को ही उन्होंने क्या कर दिया फिर देना शुरू कर दिया कि भाई जाओ आप आज़ाद हो गए। तो ऐसे केस में उन्होंने भारत जैसी कंट्रीज़ को वगैरह आज़ाद कर दिया। और फिर उसके बाद में उनको ये पैलेस्टाइन वाले में भी मुद्दे में अब नहीं जाना था कि उन्होंने ही बना लिया था 30 साल पहले 1917 में उन्होंने ही किया था कि हाँ भाई आपको ये देंगे आपको ये देंगे। लेकिन बाद में उनके पास भी एनर्जी नहीं थी, उन्होंने क्या किया, ये चीज़ यूएन में दे दी। यूएन इज़ यूनाइटेड नेशंस। तो यूनाइटेड नेशंस ने क्या किया कि चलो अभी ब्रिटिश ने तो अपना पल्ला झाड़ दिया है, तो अब हमारे पास आ गया ये कन्फ्लिक्ट। तो उस वक्त ऐसी सिचुएशन थी कि तकरीबन 30% जूस थे उस कंट्री में, 55% के आसपास कुछ मुस्लिम्स थे और 10-15% के आसपास अदर कम्युनिटीज जिसमें क्रिश्चियन मेजॉरिटी में था, मतलब 10%। तो उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट 50 to 55% लैंड जो है वो जूइश को दे दी। अब इसके पीछे रीज़न ऐसा माना जाता है कि जू कम्युनिटी भले ही कम थी लेकिन वो अलग अलग कंट्रीज़ में पावरफुल थी, तो उनके पास पैसा बहुत था। तो फिर काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि शायद उस वक्त जो अलग अलग कंट्रीज़ के ज़रिए यूएन में, यूनाइटेड नेशंस में जो वोट डाले गए थे कि क्या इतना देना चाहिए ज़मीन, तो ऐसा माना जाता है कि लोगों को ऐसा लगता था कि उसमें कुछ पैसा खिलाने का काम किया गया था। अब ये हिस्ट्री है, अब ये कितनी सच है कितनी गलत है पता नहीं है, बट ऐसा था। और यूएन ने क्या किया, इसराइल को जिसमें 30% लोग थे उनको 55% लैंड दे दिया और उसको इसराइल नाम की कंट्री 1948 में उन्होंने शुरू कर दी। अब पैलेस्टाइन को और प्रॉब्लम होने लग गया। इसराइल का भी ऐसा था कि ठीक है यार हमारे लिए एक कंट्री तो रहे, हमने 2000 सालों तक इधर उधर भागे हैं, ठीक है, कहीं पर हमें पनाह नहीं मिली, एक हमारे नाम की एक कंट्री हो रही है। तो ऐसा होने लगा, पैलेस्टाइन नहीं माना नहीं। तो बाद में पैलेस्टाइन का एक PLO नाम का एक संस्था बन गया जिसे बोलते हैं पैलेस्टाइनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ये पहले बहुत वायलेंट था लेकिन फिर बाद में इन्हें लगा कि नहीं यार थोड़ा ठीक से शांति से बात करते हैं। लेकिन तब तक अरब कंट्रीज़ ने इसराइल के ऊपर 1973 में वॉर कर दिया और इसराइल ने अरब 5 कंट्रीज़ के अगेंस्ट जो वॉर था वो जीत लिया, बिकॉज इसराइल को मालूम था कि अब हमारे साथ वॉर्स तो होंगे ही। तो ऐसे केस में उन्होंने वो वॉर जो था वो जीत लिया, बट उसमें ना US का सपोर्ट था। अमेरिका का हमेशा से ऐसा है कि वो क्या करता है कि जनरली अगर 2 साइड्स हैं जिसमें से एक हेवी साइड है जो जीत सकता है और दूसरा लाइट साइड है, तो हमेशा वो लाइट साइड को सपोर्ट करता है। ये अमेरिका का है, वो बैलेंस बना के रखता है। तो उस वक्त उसने इसराइल को सपोर्ट कर दिया, कुछ कंट्रीज़ का भी सपोर्ट था। तो इसराइल और वैसे भी डिटर्मिनेंट कंट्री था, बहुत डिटरमाइंड था, तो जीत गया। तो तब तक थोड़ा बहुत शांति बनी रही। अब हुआ यूँ कि 1990s के दौरान, 91-92 के दौरान इसराइल और PLO इन दोनों में एक समझौता हुआ कि ठीक है चलो जो है थोड़ा मान जुन के हम लोग रह लेते हैं। बड़ा प्रॉब्लम ये था कि PLO ने ऐसा क्यों किया, हमें हमारी कंट्री चाहिए पैलेस्टाइन। इस सोच में PLO के भी 2 पार्ट हो गए। एक था PLO जो कि था पैलेस्टाइन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन, और दूसरा था हमास जो आज का हमास है जिसने ये हमले किए हैं इसराइल पे। वो बोलते थे नहीं हमें तो हमारी पूरी पैलेस्टाइन चाहिए। इसराइल में भी ऐसा ही था, वहाँ पर भी वैसे थे कि नहीं समझौता वगैरह क्या, हमें पूरा इसराइल चाहिए। ऐसे करने सोचने वाली दूसरी कौम थी। चलो 1990 से लेके कुछ 95-96 तक ये दोस्ती चली इन लोगों की। और फिर बाद में इसराइल की तरफ से जो दूसरा ग्रुप था जिनको लगता था नहीं कोई दोस्ती नहीं चाहिए पैलेस्टाइन की, उन्होंने अपने ही इजरायली PM का कत्ल कर दिया, मार दिया उन्हें। अब उन्हें मार दिया तो अब दिक्कत ये हो गई कि वापस एक बार ये दोस्ती जो थी उसका कचरा हो गया। तो अब इशू ये हो गया कि पैलेस्टाइन और इसराइल वापस इनमें कन्फ्लिक्ट हो गया। उनको पता था कि ये वॉर चलेगी। फिर 2006 में भी वॉर हुआ, छोटा सा कन्फ्लिक्ट हुआ था। अब ये जो गाज़ा बाउंड्री है, आपको मैप में पता चलेगा, गाज़ा बाउंड्री जो इजिप्ट और इसराइल के बीच में, उस गाज़ा बाउंड्री से फिर इनको इजीली इसराइल के ऊपर बॉम्ब डालने शुरू कर सकते थे। तो इसराइल ने भी क्या किया, एक काउंटर बॉम्बिंग सिस्टम डेवलप किया जिसको आयरन डोम बोला जाता है। अब ये जो आयरन डोम है वो क्या करता है, हवा से ही जो मिसाइल्स आती हैं उनको यहाँ से ही काउंटर कर देता है और ऑलमोस्ट इसकी एफिशिएंसी 80 to 90% के आसपास है। तो ऐसे केस में बहुत बेनिफिट किया इसराइल को इस सिस्टम ने। और आज फिर से एक बार हमास जो है उसने अटैक शुरू कर दिए हैं।
फॉर कंप्लीट पैलेस्टाइन इन ऐसे करके, और इजराइल ने भी काउंटर अटैक करने शुरू किया। अब इसमें होता क्या है, कौन सही है कौन गलत है, चलो ये तो ठीक है, बट जो तरीके अपनाए जा रहे हैं कि किसी जर्नलिस्ट को लाओ, मतलब वो जो भी है उसको न्यूड करो, उसको मार डालो, ये जो इनह्यूमैनिटी जो है ये प्रॉब्लमैटिक है। अगर बैठ के बात हो सकती है, फिर कुछ हो सकता है, फिर नहीं, जो भी है इसके ऊपर बात की जानी चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। बाकी मैं किसी भी तरफ बायस्ड नहीं रहूँगा, बट फिर भी मुझे लगता है कि अगर वॉर हो रहा है, अगर प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, ठीक है, तो इससे कुछ रास्ता निकलना चाहिए। तो मुझे जितना मैंने पढ़ा है पूरी सिस्टम के ऊपर, उसके ऊपर मैंने ये जो वीडियो है वो बनाया है। अगर आपको भी लगता है इसमें भी कुछ और डेप्थ है जो और है, तो आप भी एक फैक्ट्स इसमें ऐड कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। सो मुझे लगता है कि हमें कुछ भी हो जाए बैठ के मुद्दों के ऊपर बात करनी चाहिए, और वॉर जैसी सिचुएशन ह्यूमन लाइफ के लिए सही नहीं है ना। थैंक यू सो मच।